नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में हमारे सभी भाई बहन सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग व्यक्तिगत भिन्नता का, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, व्यक्तिगत भिन्नता का शिक्षा में प्रयोग किस प्रकार से व्यक्तिगत भिन्नता का शिक्षा में प्रयोग किया जाएगा, या फिर जो है व्यक्तिगत भिन्नता को जानने की जो विधियाँ हैं या व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार जो शिक्षण विधियाँ हैं, इस सभी पे चर्चा करेंगे। थोड़ी सी क्लास आज की बड़ी होगी, लेकिन आज की बात जो है व्यक्तिगत भिन्नता से अगर कोई भी क्वेश्चन आपका आता है तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप बिल्कुल गलत करके नहीं आएंगे। अगर कल की क्लास से आपने देखा होगा तो कल की क्लास में हमने जो है व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में जो है उसको व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सभी पे चर्चा किया था। जैसा कि सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जो व्यक्तिगत भिन्नता का संप्रत्यय है किसने दिया था, तो फ्रांसिस गाल्टन ने जो है व्यक्तिगत भिन्नता का संप्रत्यय दिया। और इनकी एक पुस्तक है हेरिडिटी जीनियस। क्या? हेरिडिटी जीनियस। इस बुक में इन्होंने जो है व्यक्तिगत भिन्नता का संप्रत्यय दिया, और इनकी ये बुक है जो कि बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है कि किसकी किताब है, हेरिडिटी जीनियस। तो ये किताब है फ्रांसिस गाल्टन का, और इन्होंने ये कहा अपनी बुक में कहा कि दुनिया का कोई भी दो बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता है, सभी में पाई जाती है व्यक्तिगत भिन्नता। यानी कि रूप, रंग, शारीरिक बनावट, मानसिक स्थिति उनकी हो गई, या फिर रुचि, क्षमता, किसी भी तरह से आप ले लीजिए कि दो बच्चे को जब भी हम नापते हैं, दोनों बच्चों में हर बच्चा अपने आप में क्योंकि विशिष्ट होता है, इसलिए दो बच्चों में जो है समानताएं बहुत चीज़ें पाई जाती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन दो बच्चे 100% एक जैसे हों ऐसा नहीं है, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी एक जैसे नहीं होते हैं। तो यही है व्यक्तिगत भिन्नता। आज हम लोग इसके बाद हमने आपको व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने कारक बताया, जैसे कि वर्षांतरण हो गया, वातावरण हो गया, धर्म हो गया, शिक्षा हो गया, संस्कृति हो गया, प्रजाति हो गया, राष्ट्रीयता, और सभी चीज़ें क्या है, लिंग हो गया, सभी चीज़ें व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करती हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों यहाँ हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत भिन्नता का शिक्षा में किस प्रकार से उपयोग है। तो पहला यहाँ पे हमने लिखा है कक्षा का सीमित आकार। देखिए, जो व्यक्ति की हम सभी जानते हैं कि हर बच्चा विशिष्ट होता है, अपने आप में अद्वितीय होता है, दो बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। इसलिए जो है जो कक्षा का, अगर हम एक ही क्लास में 500-600 बच्चों को ये मानकर पढ़ाएंगे कि सभी बच्चे एक ही कैटेगरी के हैं या एक ही बुद्धि लब्ध के हैं, तो कहीं न कहीं कक्षा प्रभावित होगी, कुछ बच्चे सीख पाए, कुछ बच्चे नहीं। इसीलिए जो क्लास का आकार है, यानी कि क्लास में आपको कम से कम, यानी कि कम बच्चों को बैठा कर पढ़ाना है, ताकि जो है एक हिसाब से शिक्षा आप जो है सही तरीके से आप दे सकें। अगर बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप जो है जितनी ज़्यादा क्लास में भीड़ होगी उतनी ज़्यादा जो है बच्चों की प्रॉब्लम्स आप नहीं समझ पाएंगे। एज ए टीचर, यदि आपकी कक्षा में 30 बच्चे हैं, आप बेशक ही कोशिश करेंगे कि हमारी निगाह 30 बच्चों पर जाए और 30 बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकें, लेकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि हर बच्चे की अपनी अपनी पढ़ने की, समझने की क्षमताएँ अलग अलग होती हैं। इसलिए कक्षा में जितनी कम संख्याएँ होगी उतना ही ज़्यादा शिक्षा जो है, शिक्षण को उतनी ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रभावित किया जा सकता है। आपने भी टीचिंग की होगी और आपने ये चीज़ अनुभव किया होगा कि अगर आप 2 बच्चों की क्लास लेते हैं, कहीं कहीं 2 पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। अगर आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं तो 10 पे आपको ध्यान देना होता है, और इसलिए आप बहुत स्पेशली ध्यान एक बच्चे का नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए जो है ये बताया गया है कि जो शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रयोग है ये किस प्रकार का होना चाहिए। तो कक्षा का जो आकार है एक प्रकार से सीमित होना चाहिए। ठीक है। शिक्षण विधियाँ, जो शिक्षण विधियाँ हैं, इस शिक्षण विधियों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड की जाए। जैसे कि अंधे बच्चे को शिक्षा ब्रेल लिपि के माध्यम से, लुईस ब्रेल जो कि ब्रेल लिपि के जन्मदाता हैं, ब्रेल लिपि के माध्यम से अंधे बच्चों की शिक्षा पढ़ाई जाए। जो बच्चे जो है मंद बुद्धि के, उन्हें जो प्रदर्शन विधि से जो शिक्षा पढ़ाया जाए, चीज़ों को दिखा करके पढ़ाया जाए, क्योंकि उनकी मंद जो बच्चे होते हैं वो अमूर्त चिंतन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनको मूर्त यानी कि प्रत्येक चीज़ों को जो है दिखा करके शिक्षा प्रोवाइड की जाए, ताकि वो जो है शिक्षा को अच्छे से ग्रहण कर सके, समझ सके, समझने की कोशिश कर सके। इसके बाद हमने लिखा है मूल्यांकन। बच्चों का मूल्यांकन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक ही हिसाब से आप जो है
सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो कोई बच्चा उसमें प्रतिभाशाली है, कोई मंद बुद्धि है, कोई समान बुद्धि है, तो सभी बच्चों को आप एक ही हिसाब से पढ़ाएंगे तो कक्षा जो है प्रभावित होगी शिक्षण के क्षेत्र में, क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे पढ़ाई में अव्वल तो होंगे नहीं। इसलिए आपको सभी बच्चों की जो मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते शिक्षा जो है देनी है, यानी कि उनका मूल्यांकन करते हुए। व्यवसायिक शिक्षा। व्यक्तित्व भिन्नताएं समाज में इतनी पाई जाती हैं, अगर हम चाहें कि हर बच्चा हमारा डॉक्टर बने, हर बच्चा क्लास का हर बच्चा डॉक्टर है, तो पॉसिबल ही नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि हर बच्चा जो है IAS बने, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हर बच्चा एडवोकेट यानी कि वकील बने, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या करना है कि शिक्षा में इस तरह तरह का व्यवसाय लाया जाए, ताकि जिस बच्चे की जिस चीज़ में रुचि हो उस क्षेत्र में वो आगे बढ़ सके और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके निखर सके। क्योंकि सभी बच्चे मैथ में अव्वल नहीं हो सकते हैं, तो मैथ में अगर सब बच्चे अव्वल नहीं है, तो इसीलिए जो है तमाम सब्जेक्टों की व्यवस्थाएं भी की गई हैं, ताकि जो बच्चा अगर मैथ से नहीं पढ़ना चाहता है तो आर्ट साइड का विषय लेकर ही आगे बढ़े, और लाइफ में उनके लिए बहुत से रास्ते हैं ताकि वो अच्छा कर सके। तो ये है व्यवसाय शिक्षा, जैसे कि किसी की सिलाई में अगर रुचि है, सिलाई उनको सिखाइए, ब्यूटिशियन कोर्स करवाइए, या फिर बहुत जो है यानी कि बहुउद्देशीय विद्यालय, जैसे कि यहाँ पे और भी एक ऑप्शन दिया गया है बहुउद्देशीय विद्यालय। विद्यालय या बहुउद्देशीय विद्यालय से मतलब ये है कि आर्ट की भी व्यवस्था हो विद्यालय में, साइंस का भी हो, कॉमर्स का भी हो, सभी साइड विद्यालय में हो, ताकि बच्चा जिस में रुचि रखता हो, जिसमें वो अच्छा कर सके, अपनी क्षमता, अपनी रुचि, अपनी योग्यता के अनुसार बच्चे सब्जेक्ट को ले सके और उसको लेकर के वो आगे जो है बढ़ सके, ताकि वो जीवन में सफल हो सके। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों को तो मैथ आती नहीं है। अगर जबरदस्ती मैथ का भार बच्चों पे ला दिया जाए, उनको पोस्ट ग्रेजुएशन तक मैथ पढ़ना ही पढ़ना है, तो बच्चे क्या करेंगे? जबरदस्ती अपने दिमाग को प्रेशर जरूर डालेंगे, तो वो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ये बताया गया है कि जो व्यक्तित्वहीनता में शिक्षा का प्रयोग कैसे करना है, बहुउद्देशीय विद्यालय जो है बहुउद्देशीय होने चाहिए। कंप्यूटर हो गया, साइंस हो गया और यहाँ पे आर्ट हो गया, इन सभी की अलग अलग कैटेगरियाँ होनी चाहिए, जिस चीज़ में बच्चा जो है अच्छा कर सके, उस चीज़ पे वो अच्छा फोकस कर सके। इसके बाद है छात्रों का वर्गीकरण। व्यक्तित्वहीनता में एक चीज़ ये भी आता है कि सभी बच्चे एक जैसे नहीं जैसे होते हैं। तो जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं मंद बुद्धि, जिनकी बुद्धि 70 से कम होती है, प्रतिभाशाली जिनकी बुद्धि 40+ होती है, 140+, सामान्य बुद्धि जिनकी बुद्धि जो है 90 से 100 के बीच होती है। तो अगर जो है बच्चों का आप वर्गीकरण नहीं करेंगे, कौन सा बच्चा किस कैटेगरी में है, प्रतिभाशाली है, सामान्य है कि मंद बुद्धि है, तो आप शिक्षा किस प्रकार से देंगे? मान लीजिए बच्चा प्रतिभाशाली है, चीज़ें उसको जो है कम समय में समझ में आ रही है और उसी को आप 3 से 4 में पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए वो क्लास बहुत कम होगा। लेकिन जो बच्चा मंद बुद्धि है, उसे आप 2 बार 3 बार पढ़ाते तब भी उसको समझ नहीं आया है, तो उसके लिए आपकी क्लास जो है इंटरेस्टिंग हो सकती है। लेकिन इसीलिए बच्चों का जो है छात्रों का वर्गीकरण जो है बहुत जरूरी है व्यक्तित्वहीनता में का शिक्षा में प्रयोग करने के लिए। फिर है विषयों का चुनाव। विषयों का चुनाव भी जो है देख समझ कर करें, ताकि बच्चा जो है जिस यानी कि विषय को लेकर आगे बढ़ सके, उस विषय को ही ले, नहीं कि अगर कोई भी सब्जेक्ट उसको जो चीज़ नहीं आ रहा है जबरदस्ती उसमें जो है शिक्षा का भार थोपा जाएगा, तो वहाँ पे वो अच्छा नहीं कर पाएगा। तो यही है व्यक्तित्वहीनता, जहाँ पे हम लोग आज पढ़ रहे हैं कि व्यक्तित्वहीनता का शिक्षा में किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। तो परामर्श जो है, सुझाव, क्षमता, बच्चों की क्षमताएं, बच्चों की रुचियां, बच्चों की बुद्धि, सभी को देख करके बच्चों को सुझाव दिया जाए, परामर्श दिया जाए, ताकि बच्चा जो है अच्छा कर सके। अगर बच्चे का क्रिकेट में बहुत ज़्यादा मन है और आप जो है ऐसा उसे परामर्श दे रहे हैं कि नहीं बेटा आपको तो IAS बनना है, आपको PCS बनना है, डॉक्टर बनता है, बच्चा कभी नहीं बन पाएगा। बच्चे को जो परामर्श देना है, आपको जो सुझाव देना है, वो भी उनकी रुचि, उनकी मानसिक योग्यता, उनकी क्षमता के अनुसार देना है, किस चीज़ में वो अपने आप को बहुत अच्छा जो है प्रदर्शित कर सकता है। इसके बाद है व्यक्तित्वहीनता को जानने की विधियाँ। किस प्रकार से हम जान सकते हैं कि व्यक्तित्वहीनताएं बच्चों में जो हैं उन्हें आप कैसे जान सकते हैं? तो आइए सबसे पहली विधि है व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति इतिहास विधि, किसी भी बच्चे को अगर बच्चे के बारे में आपको जानना है, सबसे पहले आप उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि पे जानेंगे, उनके माँ बाप, उनके घर के लोग, सदस्य जो भी हैं, उनसे आप बातचीत कीजिए। ये पता चलेगा कि अगर ये बच्चा हर जैसे कि मान लीजिए कि
कोई बच्चा है, मान लीजिए रमेश, और हर बार वो क्लास में फर्स्ट ही आ रहा है, तो वहाँ पे आप जाएंगे तो माँ बाप हो गए, उनके जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनसे पूछेंगे या उनके टीचर हो गए, तो वहाँ पे आप पता लगा सकते हैं कि इनका हर बार फर्स्ट बच्चे का आने का रीजन क्या हो सकता है, किस तरह का हमें इन्वायरमेंट दिया जा रहा है कि वो बच्चा हमेशा फर्स्ट आ रहा है। तो ये है जैसे व्यक्ति इतिहास विधि, यानी कि परिवार के अन्य जो भी लोग हैं, माँ बाप हैं, अन्य लोग हैं, सभी से आप अगर बच्चे के बारे में पूछेंगे तो इसे व्यक्ति इतिहास विधि, यानी कि उस बच्चे की पृष्ठभूमि, अगर कोई बच्चा पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो भी आप उनके गार्जियन से बातचीत कर सकते हैं, जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना, नहीं मन लगने का कारण क्या है, क्या परिवार में ऐसी कुछ सुविधाएँ हैं जिसकी वजह से बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। और इसके बाद है समूह लेखन विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, और इसके बाद है, लिख लीजिएगा आप लोग, समूह लेखन विधि। समूह लेखन विधि में यानी कि आप जो है कोई भी बच्चा, जैसे कि बच्चे के घर जाइए, उनके माता पिता से जैसे कि बच्चे के बारे में समूह लेखन विधि, समूह लेखन विधि। तो यदि आप माँ से पूछते हैं बच्चे के बारे में तो वो माँ कुछ अलग राय देती है, पिता से पूछते हैं तो पिता कुछ अलग बताते हैं, उनके टीचर से पूछते हैं तो टीचर कुछ अलग बताते हैं, यानी कि यहाँ पे पाई जाती विभिन्नता। एक ही बच्चे के बारे में जितने व्यक्ति से आप बात करेंगे उतने व्यक्ति उतने हिसाब से अपने अपने हिसाब से बताएंगे, चीज़ें मिलती तो जरूर रहेंगी, लेकिन सभी लोग एक जैसे नहीं बताएंगे कि बच्चा होनहार है या बच्चा कुशाग्र बुद्धि का है या बच्चा पढ़ाई में नहीं मन लगता है, जो भी बच्चे की होंगी विशेषताएं, तो अगर वहाँ पे आप जो है जितने व्यक्ति से पूछेंगे उतने ही टाइप के आपको जो है विचार मिलेंगे। तो इसके बाद है समूह लेखन विधि हो गया, व्यक्ति इतिहास विधि हो गया, और इसके बाद है बुद्धि परीक्षण। क्या है? बुद्धि परीक्षण विधि। तो बुद्धि परीक्षण विधि यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, लिख लीजिएगा कौन सी विधि है, बुद्धि परीक्षण विधि। तो ये बहुत ही आसान विधि है। अगर आप बच्चे का 10 सवाल बच्चे को आप दे दीजिए, जो बच्चा सभी सवालों को सही करता है, कुछ बच्चे 5 सही के, कुछ 10 सही के, कुछ बच्चे एक भी सवाल नहीं लगा पाएंगे, यहाँ से आप बच्चे की बुद्धि उपलब्धि का परीक्षण कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन दे सकते हैं आप, या बच्चे की बुद्धि उपलब्धि का परीक्षण करना है तो इस प्रकार से आप बच्चों को जो है बहुत से क्वेश्चन दे करके, जो बच्चा जितने कम समय में आपको या फिर सही सारी चीज़ें लगा के दे रहा है, उस हिसाब से आप जो है मान सकते हैं कि कहीं न कहीं इस बच्चे की बुद्धि जो है बुद्धि जो है सबसे तेज है या कम है। और इसके बाद है व्यक्तित्व परीक्षण। व्यक्तित्व परीक्षण विधि। व्यक्तित्व परीक्षण विधि में यह आता है कि जैसे कि व्यक्तित्व परीक्षण, कोई बच्चा क्रोधी होगा, कोई शांत स्वभाव होगा, कोई बहुत साहसी, कोई कायर होगा, यानी कि हर बच्चे के जो किसी के अंदर बहुत कैपेसिटी है, कुछ बच्चों में बहुत कम कैपेसिटी पाई जाती है। किसी भी कार्य को करने का कोई बच्चा जो है 5 से 10 घंटे कर सकता है, वो थकान नहीं महसूस करता। कोई बच्चा 2 घंटे में थक जाता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं करना ही नहीं चाहते हैं। मीन्स व्यक्तित्व परीक्षण विधि आपसे यहाँ पे आप ये पता पाएंगे, अगर बच्चों का व्यक्तित्व परीक्षण विधि करेंगे आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि बच्चों में क्या जो है विभिन्नताएं जो है अलग अलग किस प्रकार से पाई जाती हैं, क्योंकि हर बच्चे में हर चीज़ आपको अलग अलग नजर आएगी। इसके बाद अभिक्षमता परीक्षण। अगर यहाँ से भी बात नहीं बने, आप अभिक्षमता परीक्षण कर लीजिए। आप ये क्षमता परीक्षण यानी कि जो है इसे भी बुद्धि परीक्षण के दौरान आप मांग सकते हैं। अभिक्षमता परीक्षण आप कर लीजिए, बच्चे का जो भी रिजल्ट रहा हो कई सालों का, उसे भी आप उपलब्ध परीक्षण कर सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं रिजल्ट को लेकर कि किस बच्चे ने पिछले 5 साल में किस बच्चे का रिजल्ट जो है किस हिसाब से दे रहा है, किसी बच्चे का बहुत लो रहा होगा, किसी बच्चे का बहुत हाई रिजल्ट रहा होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, तमाम विधियाँ हैं जिनके माध्यम से आप बच्चों की जिसके माध्यम से आप बच्चों की जो विभिन्नताएं बच्चों में पाई जाती हैं, बच्चों में या व्यक्तियों में, उनकी विधियों को जानने की ये सभी विधियाँ थी। इनके नाम याद रखिएगा, व्यक्ति इतिहास विधि, समूह लेखन विधि, बुद्धि परीक्षण विधि, व्यक्तित्व परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण।
ठीक है। इसके बाद आइए थोड़ा सा तय करते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण विधियाँ। व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार जो है कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ हैं जो व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार जो व्यक्तिगत विभिन्नता को जो है ध्यान में रखते हुए जो शिक्षण विधियाँ हैं इनको हम लोग आज जो है देखते हैं। पहले है मॉन्टेसरी विधि, हम सभी लोग आपने भी BEd से किया होगा तो पढ़ा होगा। मारिया मॉन्टेसरी जो कि मॉन्टेसरी विधि की जनक मानी जाती हैं। इन्होंने जो है बच्चों की ज्ञान इंद्रियों कर्म इंद्रियों पर यानी कि जो है इंद्रियों के माध्यम से शिक्षा देने पर बल दिया। इसके बाद आता है हम लोग किंडरगार्टन विधि। किंडर का मतलब होता है किंडरगार्टन यानी कि बच्चों के लिए बगीचा। तो इसकी जो जन्मदाता है फ्रोबेल है। और डाल्टन विधि इसकी जन्मदाता कौन है? हेल पार्कस। नेटका विधि कार्ल वाइसमैन। खेल विधि हेनरी कोल्ड बेलकुक। अन्वेषण विधि ड्रेकाली विधि। प्रोजेक्ट विधि, ये जो सब प्रोजेक्ट विधि पैट्रिक ड्रेकाली विधि ड्रेकाली विधि में जैसे कि मंदबुद्धि बालक हो गए, इनको जो है संगीत के माध्यम से इन सभी विधियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है ताकि बच्चे कुछ अच्छा कर सकें। और ये जो मॉन्टेसरी विधि यहाँ पे भी मारिया मॉन्टेसरी ने मंदबुद्धि बच्चों पर जो है इन्होंने बहुत अध्ययन किया था और इन्होंने सोचा कि इन बच्चों को कैसे जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाया जाए उस पर ये चर्चा करता है। फ्रोबेल किंडरगार्टन विधि बच्चों को करके सीखने पर बल देता है। किंडरगार्टन विधि, हम लोगों ने डाल्टन विधि, सभी विधियाँ आप जो है पढ़ लीजिएगा कि किस प्रकार से ये जो शिक्षण विधियाँ हैं इनका जो है व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र में प्रयोग किया जा सकता है। तो आज का सेशन दोस्तों यहीं तक। अब हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में जहाँ पे हम व्यक्तिगत भिन्नता से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आपसे चर्चा करेंगे। थैंक यू। आज का सेशन यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।